हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और आज हम लोग जो है वो आरपीएससी का जो लिटरेचर वाला पार्ट चल रहा है, आरपीएससी का लिटरेचर ग्रामर दोनों का ही चला रखा है। इससे पहले ये सीरीज़ मैंने चलाई है आपकी, और इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया है वो बनाया है फिनेटिक्स पे। आप लोग प्लीज़ उसको वीडियो को देखिए, उससे आप लोगों को फिनेटिक्स के बारे में पता चलेगा। उसमें मैंने पूरा जो है इंटरनेशनल फिनेटिक सिंबल्स के बारे में बताया है, वॉल्स, डिप्थोंग्स और जो उनके सिंबल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स के, फॉर साउंड्स के बारे में सब कुछ बताया है। तो प्लीज़ आप लोग उसे देखिए, उससे आप लोगों को चीज़ें पता चलेंगी। आज जो सेशन है वो लिटरेचर का है, इसमें मैंने लिटरेरी टर्म्स ली हैं। आप में से कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे कि मैम आरपीएससी का सिलेबस भी जो है वो डिस्कस कीजिए। तो आरपीएससी का सिलेबस जो है वो मैंने डिस्कस किया है, जहां मैंने बताया है कि लिटरेचर आरपीएससी का फॉर्म जो है भरने, कौन कौन जो है फॉर्म भर सकते हैं आरपीएससी का। जो है मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसमें मैंने बाकायदा सिलेबस यहाँ दिखाकर जो है वो डिस्कस आप लोगों के साथ किया है। और अभी इसी के साथ ही मैं लिटरेरी टर्म्स जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। लिटरेरी टर्म्स डियर गर्ल्स एंड बॉयज़, सभी लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग जोन से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लिटरेरी टर्म्स तो सभी का एक अभिन्न अंग है और आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहती हैं लिटरेरी टर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिटरेरी टर्म्स। सबसे पहले टीजीटी इंग्लिश लिटरेरी टर्म्स डे 2 लिटरेरी टर्म्स का नहीं है, डे 2 है आरपीएससी के जो हमारी ऑनलाइन ये वाली क्लासेस जो चल रही हैं यूट्यूब पर, उसका डे 2 है। ठीक है, यूपीटीजीटी का बैच, दोज हु विश टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन। ये पेड बैच है जी। ये हमारे बैचेस सारे के सारे जो चलते हैं वो सिर्फ इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर चलते हैं। पेड क्लासेस, फ्री क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पर। तो ये पेड बैच है ये। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मेरा स्क्रीन स्लाइड शो करते हैं और इसके बाद हमारा जो है आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो लिटरेरी टर्म है वो है एवॉनगार्ड इज़ अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ। एवॉनगार्ड किसका जो है वो प्रोमिनेंट फीचर है। सबसे पहले इस टर्म के बारे में समझिए। एवॉनगार्ड जो है वो मॉडर्न एज में आया था। मॉडर्न एज में वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चला। लोगों के ऊपर काफ़ी असर इसका हुआ। एक इमेज जो थी एक कि वसुधैव कुटुंबकम जैसी जो एक इमेज थी कि वर्ल्ड इज़ अर्थ इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव, ये इमेज लोगों की टूटी। अब उसके बाद ये जो एक कॉन्सेप्ट आया, इसका मतलब ये होता है कि समय से आगे और चीज़ों को एक एक्सपेरिमेंट जो है वो करना, एक चीज़ों में एक एक्सपेरिमेंट करना। अपकमिंग पेंटर्स है या किसी भी चीज़ में एक्सपेरिमेंट्स करना, दो द थिंग्स विच हैव नॉट बीन डन इन एनी थिंग, जो चीज़ पहले नहीं हुई है उस चीज़ को लिटरेचर में या जो भी कला से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उनमें उनको यूज़ करना। तो एवॉनगार्ड मीन्स the use of those techniques which have not been used by any person earlier, that is known as avant-garde. To use experimental things, experiment जो हैं वो करना, उन्हें क्या कहा जाता है, avant-garde। चाहे वो लिटरेचर में हो, चाहे वो पेंटिंग्स में हो, तो that is known as avant-garde। और avant-garde जो है वो किसका है, that is modernism। ये मॉडर्निज्म का, मॉडर्न एज का ये फीचर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइन्स डज अ स्पेंसेरियन स्टेंजा हैव। देखिए स्पेंसेरियन स्टेंजा इस तरीके से होता है। 9 लाइन्स होती हैं। 8 लाइन्स में होता है आयम्बिक पेंटामीटर, यानी कि 10 सिलेबल्स। और जो 9th लाइन होती है उसमें होता है हेक्सामीटर, जिसे एलेक्जेंड्रीन कहा जाता है। और इसको जो है ये होता है 9 लाइन्स। तो स्पेंसेरियन स्टेंजा 9 लाइन्स का होता है, फेरी क्वीन में यूज़ किया है। 9 लाइन स्टेंजा, 8 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर, 9th लाइन हेक्सामीटर यानी कि 12 सिलेबल्स की होती है, जिसे एलेक्जेंड्रीन कहते हैं। Let's go then, you and I, when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. Identify
द फिगर ऑफ स्पीच। ये जो लाइन है ये लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक बाय टी.एस. इलियट उसकी लाइन्स हैं। लेट्स गो देन यू एंड आई, कि हाँ चलो हम दोनों चलते हैं। व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, कि जब इवनिंग और स्काई के अगेंस्ट जो है वो स्प्रेड हुई होगी, जैसे एक पेशेंट को टेबल पे लिटा रखा हो तो लाइक आ रहा है, तो दैट इज सिमिली, लाइक अ पेशेंट। तो दैट्स में सिमिली। दो डिसिमिलर थिंग्स के कंपैरिजन को सिमिली कहा जाता है। अगर सेम चीज का कंपैरिजन करते हैं तो वो सिमिली नहीं होती। Now the next question is, when a part is substituted to represent the whole, the figurative device is called। जब part से whole और whole से part को बताया जाता है तो उस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है सिनेक्डोकी। जैसे हैंड से पूरी, अगर आप जो है पूरे इंसान को बताया जाए, मोर हैंड्स मोर वर्क, तो मोर हैंड्स मोर वर्क, जितने हाथ उतना काम, तो हाथ से पूरे के पूरे व्यक्ति को बताना, दैट इज नोन एज सिनेक्डोकी। पार्ट से होल, होल से पार्ट। इंडिया हैव वन द मैच, तो टीम को एक छोटी सी चीज से पूरे देश को बताना, दैट इज ऑल्सो सिनेक्डोकी। पार्ट फॉर होल एंड होल फॉर पार्ट। तो ये है इसका आंसर, इसका दैट सिनेक्डोकी। When the writer concocts a superficial story to cover a profound one underneath, it is called। देखिए, जब राइटर जो है when the writer concocts a superficial surface story, एक ऊपरी स्टोरी के अंदर एक अंतर्निहित मीनिंग छिपा होता है, उसे क्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि भाई देखिए, जब किसी कहानी को सुनाया जाता है, और जैसे जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म है, उन्होंने एनिमल फार्म की जो कहानी दिखाई है वो ये दिखाया कि पिग्स हैं वो अपने मालिक के खिलाफ जो है वो ह्यूमन बीइंग के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और कैसे वो जो है अपना एक अलग जो है वो अपना राज्य बनाते हैं, लेकिन फाइनली वो भी ह्यूमन बीइंग्स के जैसे। तो उसमें रशियन रेवोल्यूशन को दिखाया गया, पिग्स के माध्यम से, बीस फेबल के माध्यम से रशियन रेवोल्यूशन को दिखाया गया। तो सुपरफिशियल स्टोरी से जब एक अंदर की एक रियल मीनिंग बताया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, एलिगरी। तो द आंसर इज एलिगरी। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep। नो नहीं है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सजेस्ट टू पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड स्लीप, द डिवाइस इज नोन एज। ये लाइन्स जो हैं ये स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के जो एक बहुत ही खूबसूरत जो है उनकी पोएम्स लिखने वाले पोएट थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, न्यू इंग्लैंड से जो एसोसिएटेड है, उन्होंने ये लाइन्स लिखी हैं। जब किसी पोएम में लाइंस में वर्ड रिपीट होता है एंड में और दोनों का मीनिंग जो है वो अलग होता है, तो उस पार्ट ऑफ उस लिटरेरी फॉर्म को क्या कहते हैं। देखिए, ये टर्म है एंटेना क्लासेस। वी ऑल शुड हैंग टुगेदर टू अवॉइड hang together, to avoid being hang together। ये देखिए, we all should hang together to avoid being hang together। ये देखिए, ये फ्रेज जो है जब एक ही लाइन में लास्ट में वर्ड्स रिपीट होते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, उसे एंटेना क्लासेस कहते हैं। जैसे हैंग टुगेदर साथ में घूमना चाहिए जिससे लटकाया ना जा सके। पैर अब आई एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि मुझे बहुत दूर तक जाना है सोने के लिए, अब सोने से पहले मुझे बहुत दूर जाना है। एंड माइल्स टू गो, मुझे बहुत से काम निपटाने हैं इससे पहले कि मृत्यु आ जाए। तो स्लीप वर्ड में दोनों का मीनिंग अलग अलग है, दोनों वर्ड रिपीट हो रहा है मगर मीनिंग अलग है। तो ये कौन सी फॉर्म है, दैट इज एंटेना क्लासेस। The range of secondary or associated significations and feelings which a word commonly suggests or implies is called। सेकेंडरी, भाई एक शब्द के शब्दांश, जो एक वर्ड के कई सारे जो अर्थ निकलते हैं उसे क्या कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ नहीं, एक शब्द के कई और अर्थ निकलते हैं तो उसे कहा जाता है कॉनोटेशन। दैट इज कॉनोटेशन, शब्दांश, कई सारे शब्द का मीनिंग निकलना।
The term dissociation of sensibility was a phrase introduced by T.S. Eliot in his essay. T.S. Eliot ने एक essay लिखा है Metaphysical Poets. इनफैक्ट ये T.S. Eliot ही थे जिन्होंने भाई मॉडर्न एज में इन पोएट्स को दोबारा से रिवाइव करा था। ये 17वीं सेंचुरी के मेटाफिजिकल पोएट्स को रिवाइव करने का श्रेय किसे जाता है? टी.एस. इलियट को। टी.एस. इलियट ने कहा कि ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे इनको थॉट और उसके में इंटैक्ट जो फीलिंग थी वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे रोज़ और उसकी खुशबू, यानी कि जैसे रोज़ को सूंघते ही उसकी खुशबू जो है वो आती है, ऐसे ही मेटाफिजिकल पोएट्स ने अपनी फीलिंग्स और अपने इंटेलेक्चुअल थॉट्स को एक साथ रखा हुआ है। लेकिन इसके बाद के जो पोएट्स हैं यानी कि मेटाफिजिकल एज के बाद के, उनके उसमें थॉट्स अलग हैं और फीलिंग्स अलग हैं। तो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब होता है थॉट्स, इंटेलेक्चुअल थॉट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम फीलिंग्स, उसे कहा जाता है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो ये टर्म उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स से आगे आने वाले पोएट्स के लिए यूज़ किया है कि मेटाफिजिकल पोएट्स के तो बिल्कुल पोएम्स ऐसी हैं जैसे नेचुरल कि जैसे रोज़ और उसकी खुशबू, लेकिन उससे आगे के जो पोएट्स हैं उनके थॉट्स और उनकी फीलिंग्स बिल्कुल सेपरेटेड है। तो ये टर्म उन्होंने यूज़ करा है मेटाफिजिकल पोएट्स में, ये उनके एस्से का नाम है। Now the next is Milton describes his Lycidas as, मिल्टन की लिसिडस एक एलिजी है और इसको उन्होंने कहा है मोनोडी। मोनोडी का मतलब होता है जिसमें एक ही वॉइस वेल करते हुए लेमेंट करते हुए सुनाई देती है, दैट इज नोन एज मोनोडी। An adjective or adjectival phrase used to define a distinctive quality of a person or thing is termed as, जब कोई एक ऐसी चीज़ जो किसी व्यक्ति के बारे में बताती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है एपीथेट। डोंट गेट कंफ्यूज विद एपीग्राफ एंड ऑल दैट। एपीग्राफ होता है शिलालेख, एपीथेट मतलब एडजेक्टिव। The novel in which the narrative is conveyed entirely by exchange of letters is called, ये जब हम लेटर के फॉर्म में जो नॉवेल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे पैमेला है रिचर्डसन की, ये नॉवेल्स कहलाते हैं एपिस्टलरी नॉवेल्स, जिसमें लेटर्स के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। दे आर नोन एज एपिस्टलरी नॉवेल्स। A work whose subject incorporates an account of its aim, genesis and development is called, देखिए एक वर्क whose subject इनकॉर्पोरेट्स एन अकाउंट ऑफ इट्स एम, जब एक नॉवल अपना एम, अपना उत्पत्ति का स्रोत, अपना डेवलपमेंट सब कुछ बताता है तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज इनवॉल्यूटेड नॉवल। इनवॉल्यूटेड नॉवल, उसका लिखे जाने का पर्पस, स्रोत एंड सब कुछ, दैट इज नोन एज इनवॉल्यूटेड नॉवल। The unraveling of the main dramatic complication in a play is called, जब आखिरकार सारी चीज़ें जो हैं वो खुल जाती हैं, सुलझ जाती हैं, तो that is known as denouement। तो that is known as denouement, the unraveling of the main dramatic complication, यानी कि जब प्लॉट की गुत्थी जो है वो सुलझ जाती है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो that is known as denouement। Who coined the term intentional fallacy? Intentional fallacy term जो दिया गया है that was given by Wimsatt and Beardsley। Wimsatt and Beardsley ने दिया। अब इसका क्या है, इसके आगे के क्वेश्चन में ये आएगा, इसीलिए मैंने अभी आपको बताया नहीं। The error of evaluating a poem by its effect on the reader is called, जब कभी हम कोई पोएम पढ़ते हैं और उस पोएम को पढ़कर अगर हमें ये लगता है कि उस पोएम से हम एक ये एहसास लगाते, अंदाज़ा लगाते हैं कि जिसको लिखने वाला होगा वो व्यक्ति इस प्रकार का होगा, मतलब अगर कोई सेंटिमेंटल पोएम पढ़ते हैं तो उसका उस राइटर के बारे में हम ये लगाते हैं कि द राइटर मस्ट बी सम सेंटिमेंटल काइंड ऑफ पर्सन, या कुछ इस तरीके की, मतलब पोएम को पढ़कर उसके हम पोएम को जज करते हैं कि वो हमें इमोशनली टच कर रही है या नहीं कर रही है, तो दैट इज़ नोन एज इंटेंशनल फैलेसी। इट मीन्स कि हम पोएम के उसकी जो लिखने का उसका जॉनरा है, उसकी जो लिखने की जो सारी मान लीजिए उसमें पोएम ने उसमें सारी चीज़ों को कवर किया है, मगर
वो इमोशनली वो इम्पैक्ट हम पर नहीं डाल पा रही है, तो हम इमोशनली हम पे पोएम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब हम उससे जज करते हैं, तो दैट इज नोन एज इंटेंशनल फैलेसी। तो द एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ पोएम बाय इट्स इफेक्ट ऑन द रीडर इज कॉल्ड इंटेंशनल फैलेसी। In which kind of satire the speaker is an urban, witty and tolerant man of the world who uses a relaxed and informal language to comment at human feelings। देखिए ये कौन सा सटायर होता है जिसमें बहुत विटी वे में किसी की फॉलीज के ऊपर मजाक उड़ाया जाता है, मगर बिटर वो नहीं, बिटर नहीं, एक राय स्माइल जो है चेहरे पर आती है, ना कि एक घृणित, उसमें नहीं, एक राय स्माइल आती है और किसी का मजाक उड़ाया जाता है, बट इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर। तो दैट इज नोन एज होरेशियन। ये हॉरेस से लिया गया है, दैट इज नोन एज होरेशियन सटायर। एक दूसरे तरीके का सटायर होता है जुवेनिल सटायर। इसमें किसी व्यक्ति के ऊपर जो पर्सनल अटैक करा जाता है, दैट इज नोन एज जुवेनिल सटायर। नीचे है वेरोनियन या मेनेपियन सटायर। ये दोनों एक ही चीज़ का नाम है, जिसमें किसी ये एलिगरी फेबल्स इनके माध्यम से बताया जाता है। इसमें मेंटल एस्पेक्ट पर जो है वो कमेंट किया जाता है, ना कि किसी पर्सनल व्यक्ति पे। तो हॉरेशियन जो सटायर होते हैं उसमें विटी कमेंट्स, सोफिस्टिकेटेड वे में किसी का मजाक उड़ाया जाता है। जब किसी के ऊपर बहुत ही उसकी बहुत बिटर जो है किसी की आलोचना की जाती है, पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं, तो दैट इज नोन एज जुवेनियल सटायर। और मेनिपियन सटायर किसी मेंटल एस्पेक्ट का मजाक उड़ाया जाता है, तो दैट इज मेनिपियन और वेरोनियन सटायर। Which kind of sonnet has the structure AB AB CD CD EF EF GG? Sonnet जो कि एक 14 लाइन की पोयम होती है इटली में जिसका जन्म हुआ, और इस तरीके सॉनेट को इंग्लिश सॉनेट में ये के पेट्रियार्कन सॉनेट होते हैं, ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी कि 3 कपलेट्स और 3 क्वाट्रेन्स और 1 कपलेट वाले को कहा जाता है शेक्सपियरियन या इंग्लिश सॉनेट। A group of lines repeated in the course of a poem, usually at the end of each sentence, is stanza is known as। जब कोई लाइन या कोई बार बार किसी सेंटेंस के स्टेंजा के एंड में बार बार रिपीट होती है तो उसे रिफ्रेन कहा जाता है। जैसे जब गाना गाते हैं तो गाने में हर गाने में उसके स्टेंजा के बाद वो सेम लाइन रिपीट होती है, तो दैट इज नोन एज रिफ्रेन। द आंसर इज रिफ्रेन। If the author does not intervene and presents to the reader the course and rhythm of consciousness precisely as it occurs in a character's mind, we call it। अगर जो जैसा चल रहा है, जो दिमाग में है, इफ़ द राइटर डज नॉट इंटरवीन, उसमें ऑथर जो है वो इंटरवीन नहीं करता, जो चल रहा है जैसे मन के अंदर डायलॉग चल रहा है एग्जैक्टली वही प्रेजेंट करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज़ नोन एज इंटीरियर मोनोलॉग। दैट इज़ नोन एज इंटीरियर मोनोलॉग। ये टेक्निक जो है इंटीरियर मोनोलॉग T.S. इलियट ने लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock में यूज़ करी है, जहाँ पर राइटर जो मेन कैरेक्टर है उसके मन में जो बातें चलती रहती हैं, दिस इज़ हाउ वी कम टू नो कि कहानी किस ओर बढ़ रही है। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज, in prosody rhyme involving 2 syllables as in ocean and motion or willow and below is technically termed as। इसे 3 राइम भी कहा जाता है। इंटरनल, ये देखिए इसमें बीच में जो हैं वो वर्ड्स जो हैं वो राइम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दैट इज़ नोन एज फेमिनिन राइम, जिसका लास्ट का जो सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैं 20 लिटरेरी टर्म्स आप लोगों को करवाए हैं, और इसी तरीके से चीज़ें जो है वो मैं आगे बढ़ाऊँगी। जैसे ग्रामर है, डिटर्मिनर्स, और आप लोगों ने उस पर देखा होगा कि फ्रेज एनालिसिस, MHM और क्लॉज एनालिसिस, SPOCA, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को बताई जाएंगी। ग्रामर एंड लिटरेचर दोनों की ही छोटी छोटी क्लासेस मैंने रखी हैं, और आई होप कि इन चीज़ें से ये एक तरीका है आपको बताने का कि किस दिशा में बढ़िए। बाकी आप बहुत समझदार खुद भी हैं कि कैसे क्या चीज़ को कैसे करना है, कितना समय देना है, कैसे पढ़ना है, ये आप बेटर तरीके से जानते हैं। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल। बाय बाय।